ये राम राज्य कहने के लिए राम राज्य, कौन सा राम राज्य, किसके लिए राम राज्य? दौर अभी हम देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा कर दी कि 2024 में, तो जाहिर तौर पे उन्होंने कोई बड़ा दंगा होगा, बड़े कत्लेआम होंगे, इसकी ये तैयारी कर रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए, वो होगा ही होगा। आरएसएस का जो प्रचार का तंत्र है, जो समाज के ताने बाने में जहर घोलने का काम, नफरत फैलाने का काम, ये अपने शिशु केंद्रों से, अपने छोटे छोटे जो इनके शाखाएं हैं, है ना, वहाँ पर ये लगातार एक्टिव रहते हैं। केंद्र सरकार तो इतनी बड़ी धोखेबाज सरकार है, इतनी बड़ी जुमलेबाज सरकार है कि उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अब ये एक नए जोकर उतरे हैं, एक सांपनाथ, नागनाथ और इनको क्या बोलेंगे, कोबरा प्रसाद है, ये कोबरा प्रसाद उतरे चुनावी अखाड़े में। अब इनको थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं वहाँ के लोग, तालियां थालियां बजवाना, है ना, ऊपर से फूलों की वर्षा करवाना, ये सब तो बकवास बातें हैं। कौन नहीं जानता है कि कोरोना महामारी में जो हिंदुस्तान में आपराधिक और जो कत्ल किए गए, सरकार के द्वारा जो कत्ल किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा, वो किससे छुपे हुए हैं? वहीं दिल्ली सरकार, ये भी किसी फर्जीवाल से कम नहीं है। छोटे मोदी साहब हैं, उनके छोटे भाई साहब है ना नरेंद्र मोदी के, अरविंद केजरीवाल। कोरोना के टाइम पे झूठ है, कुछ भी नहीं मिला, 5 रुपए का मास्क नहीं इन्होंने दिया है। हम लोगों का एक नाक में दम करो अभियान, वोटबंदी का अभियान चल रहा है, वो हड़ताल के दौरान भी चल रहा था और हमने आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार का कॉल दिया था और हमने हमारी आंगनवाड़ी की 22,000 महिलाएं, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खारिज करते हुए इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी वोटबंदी करेंगे। ईवीएम इनके साथ है, टाटा बिरला अंबानी अडानी की पूंजीपतियों का पूरा वर्ग इनके पीछे खड़ा है, जो इनके पीछे पैसा भर है। यहाँ के तमाम दल्ले, यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर, व्यापारी, ये सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे। इनको कोई कम फंडिंग हो रही है? पंजाब में इनको जबरदस्त फंडिंग हुई है, पंजाब में इन्होंने पूरा मीडिया खरीद रखा था। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 31 जनवरी से आंगनवाड़ी कर्मियों का अनिश्चितकालीन की हड़ताल चल रही थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल, और 38 दिन वो ऐतिहासिक हड़ताल चली, बहुत बड़ी हड़ताल, बहुत ही मजबूत हड़ताल थी। लेकिन 9 मार्च को दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एलजी और दिल्ली सरकार ने मिलकर एस्मा के कानून के तहत, जो कि एक काला कानून है, उसके तहत हमारी स्ट्राइक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और अभी फ़िलहाल हमारी स्ट्राइक स्थगित हुई है और सिर्फ स्थगित हुई है, ये स्ट्राइक हमने रोकी नहीं है, ख़त्म नहीं की है। सरकार के द्वारा कानून बना करके रोकने की कोशिश, कानून तो पहले से बना हुआ है, एस्मा कानून, और जो हमारे ऊपर लागू किया है कि हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये तो बहुत पुराने कानून है। ये काले कानून तो पहले से मौजूद है, जिसमें मजदूरों के, कर्मचारियों के हक अधिकार को एकदम कुचलने का काम जो है सरकार कानूनी तरीके से कैसे कर सकती है, वो ये करती रही। और वो कानून हमारे ऊपर लागू किया क्योंकि इन्हें पता था कि स्ट्राइक ये किसी और तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जी, अब हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें कि एस्मा कानून से क्या नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, एस्मा कानून एक तो है सेंट्रल कानून, वो तो जो है सो है, जो हमारे ऊपर लागू किया है वो है हरियाणा राज्य का कानून, जिसके तहत आप किसी भी काम को आवश्यक सेवाएं घोषित करके उसमें स्ट्राइक पर पाबंदी लगा सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपने हमारी सेवाओं को आवश्यक सेवाएं बताए, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं आवश्यक सेवाएं, दूसरी तरफ आप हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हो। तीसरी बात, जो ये हरियाणा वाला कानून है, ये और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ये सरकार को छूट देता है कि पेड और अनपेड, मतलब जो काम जिसका मेहनताना मिल रहा है और जिसका मेहनताना नहीं भी मिल रहा है, उसको भी सरकार जो है उसमें, उस काम में किसी भी तरीके की स्ट्राइक को प्रतिबंधित कर सकती है। ये गैर कानूनी है। आप सरकार को बेगारी करने की खुली छूट दे रहे हैं और कानूनी छूट है ये तो। आप अगर कह रहे हैं कि अनपेड काम में भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, पहली बात, अनपेड काम हो क्यों रहा है? और आंगनवाड़ियों में काम दरअसल अनपेड ही हो रहा है, इसलिए इन्होंने इस कानून का सहारा लिया, जो कि निहायती आप कह सकते हो कि एक काला कानून है, मजदूर विरोधी कानून है, और हमारे हड़ताल पर भी इन्होंने ये लागू किया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी हड़ताल की भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है, एक राजनीतिक जीत है कि इनको इस कानून का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ये वैसे किसी भी और तरीके से नहीं हड़ताल ख़त्म कर पा रहे थे। और ये 9 तारीख को ही हमने फिर ये घोषणा की कि अब उस वक्त तक हमारी स्ट्राइक अभी स्थगित है, जब तक हम कोर्ट मूव नहीं करते हैं। कोर्ट में हम लोग पिटिशन लगाएंगे कि इस ऑर्डर को तत्काल रद्द किया जाए, और कोर्ट का फैसला जो भी हो, आने वाले समय में हमारा आंदोलन फिर तेज होगा। कोरोना पैंडेमिक के दौरान तमाम ये आंगनवाड़ी वॉरियर्स, इनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पे देखा गया और इन पर प्रधानमंत्री ने फूलों की वर्षा करवाई थी आप लोगों के सम्मान में, तो कैसे देखते हैं? ये देखिए, कहते हैं हाँ, सम्मान भी करते हैं,
केंद्र सरकार तो इतनी बड़ी धोखेबाज सरकार है, इतनी बड़ी जुमलेबाज सरकार है कि उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तालियां थालियां बजवाना है ना, ऊपर से फूलों की वर्षा करवाना, ये सब तो बकवास बातें हैं। कौन नहीं जानता है कि कोरोना महामारी में जो हिंदुस्तान में आपराधिक और जो कत्ल किए गए, सरकार के द्वारा जो कत्ल किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा, वो किससे छुपे हुए हैं। और तमाम इनको कोविड वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स का तमगा बस दिया है। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भी मास्क हो, पीपी किट हो, सैनिटाइजर हो, वो नहीं मिला। वहीं दिल्ली सरकार, ये भी किसी फर्जीवाल से कम नहीं है। छोटे मोदी साहब हैं, उनके छोटे भाई साहब हैं ना नरेंद्र मोदी के, अरविंद केजरीवाल। तो इन छोटे भाई साहब ने यहाँ पर और इनकी पार्टी ने तमाम जुमले तो उछाले कि हम 2 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन, इन्होंने भी पंजाब जाके यही तो बोला कि 2 करोड़ रुपए हमने इनको मुआवजे में दिए हैं जो आंगनवाड़ी कर्मियों की मौत हुई है कोरोना के टाइम पे। झूठ है, कुछ भी नहीं मिला। 5 रुपए का मास्क नहीं इन्होंने दिया है। लेकिन मैडम, जब यहाँ दिल्ली से निकल कर के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, वहाँ पर जाकर पंजाब में अगर उन्होंने मजबूती चुनाव लड़ा, वहाँ पर अब वो सरकार बनाने की स्थिति में वहाँ के लोगों ने विश्वास तो जताया ना उन पर। विश्वास जताया क्योंकि विकल्पहीनता की स्थिति में ऐसा होता है। आज कौन सा विकल्प है जिसको पंजाब की जनता चुनती? कांग्रेस, आपको पता ही है वहाँ की क्या हालत है, अकाली दल के बारे में भी, और इन सबको वो आजमा चुके हैं। अब ये एक नए जोकर उतरे हैं, एक सांपनाथ, नागनाथ, और इनको क्या बोले, ये कोबरा प्रसाद है। ये कोबरा प्रसाद उतरे चुनावी अखाड़े में। अब इनको थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं वहाँ के लोग। हालांकि दिल्ली की जनता और दिल्ली के मॉडल की असलियत तो सबको ही पता है क्या है। ये पंजाब की जनता भी अपने तजुर्बे से सीखेगी। मैं तो पंजाब के आंगनवाड़ी कर्मियों को कहूँगी कि इन्हीं केजरीवाल महोदय ने आपका मानदेय डबल करने की बात कही थी। अब पूछिए उनसे कब तक करेंगे डबल, क्योंकि ये हवाई वायदे ये वहाँ पर भी करते रहे हैं, यहाँ पर तो इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी डेट को नहीं घोषित किया गया, लेकिन वक्त हो चुका है करने का। क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या करेंगे? एमसीडी में भी केजरीवाल। देखिए, एमसीडी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वो जानते हैं। हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करना चाहती हैं? हम लोगों का एक नाक में दम करो अभियान, वोटबंदी का अभियान चल रहा है। वो हड़ताल के दौरान भी चल रहा था और हमने आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार का कॉल दिया था। और हमने हमारी आंगनवाड़ी की 22,000 महिलाएं, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खारिज करते हुए इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी वोटबंदी करेंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की जनता भी इनको वोट ना दे। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे इलाके में इनके लोग चुनाव का प्रचार करने भी नहीं आ पाएंगे। तो ये हमने शुरू तो हड़ताल के समय ही किया था, अब ये हम और ज़ोर शोर से करेंगे। और तब हमारी 2% ताकत इसमें लगी थी, अब हम अपनी 98% ताकत इसमें लगा देंगे। तो सोचिए इनका क्या हश्र होगा, इनका दिल्ली से सुपड़ा साफ होगा। लेकिन जनता तो इस मुद्दे पर वोट कर रही है। 2 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, भाई इस मुद्दे पर उनको वोट मिल रहा है। नहीं, देखिए, वोट तो किन किन मसलों पर होता है ये तो आखिरी दिन पता चलता है ना, जब पैसा बंटता है, दारू बांटी जाती है। जो थोड़ा बहुत ये जो फ्री बीज बांटने का, ये इस तरीके के जो लोकरंजकतावादी जो जुमले होते हैं, उसमें भी जनता आ जाती है, नहीं समझती है। राजनीतिक चेतना की कमी होती है। कोई हिरावल और कोई वास्तविक क्रांतिकारी विकल्प उनके बीच होगा, तभी जनता वास्तविक तौर पे समझ सकती है कि उनके हित की बात क्या है और उसके साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि अगर केजरीवाल सरकार वास्तव में बिजली पानी मुफ्ती करना चाहती थी तो बिजली का निजीकरण क्यों रहने दिया है? बिजली का राष्ट्रीयकरण कर दे, सरकार के मातहत बिजली को ले आए, नहीं ला रही है। रह रहा है प्राइवेटाइजेशन, यानी अपनी जेब से प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। और सरकार की जेब से पैसा कहाँ आ रहा है? हमसे ही तो ले रही है, हमसे ही तो वसूल रही है। यानी एक हाथ से लो और दूसरे दे तो इतना सा रहे हो, ले इतना ज़्यादा रहे हो। तो जनता भी धीरे धीरे इस बात को समझ रही है और दिल्ली की जनता भी ज़ाहिर तौर पे समझेगी कि ये, और हम समझा भी रहे उन्हें, और जनता बिल्कुल हमारे प्रचार को हाथों हाथ ले रही है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे आपका केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी आपका आंदोलन है और ये साथ में केजरीवाल के खिलाफ भी है, लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जो नतीजे आए, वो काफ़ी चौंकाने वाले रहे। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो इन 4 राज्यों में बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीत की तरफ बढ़ी है। और जहां पर इस कोरोना काल के दौरान लोगों ने हज़ारों मील पैदल सफ़र किया और गंगा में तैरती हुई लाशें भी देखी और बेरोजगार युवा लाठियां भी खाए, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीत को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो पहले तो मुझे नतीजों पे ही संदेह है, ओवरऑल ही नतीजों पे संदेह है, क्योंकि ईवीएम्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता रहा है ये तो काफ़ी ज़्यादा शक के दायरे में ये बात लंबे समय से रही है। क्यों नहीं सरकारें बैलेट पेपर के लिए मानती हैं, ये भी एक बात है।
इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी जो करती है वो तो एक अलग चीज़ है। आरएसएस का जो प्रचार का तंत्र है, जो समाज के ताने बाने में जहर घोलने का काम, नफरत फैलाने का काम, ये अपने शिशु केंद्रों से, अपने छोटे छोटे जो इनके शाखाएं हैं, है ना, वहाँ पर ये लगातार एक्टिव रहते हैं और ये अपनी नफरती राजनीति का प्रचार प्रसार लगातार करते रहते हैं। आज जब तक एक क्रांतिकारी विकल्प इस फांसीवादी राजनीति के बरक्स नहीं खड़ा होगा, तब तक तो ये होगा। ईवीएम के घोटालों से भी चुनाव की जो है राजनीति में बहुत कुछ तय होगा। लेकिन मैडम, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव नहीं हुए होते हैं उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां इस ईवीएम के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरती हैं, आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना जरूर हाँ, क्योंकि वो भी जब सत्ता में आती है तो उनको भी तो इस्तेमाल करना है ना। को अब क्या पता पंजाब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये तो वही बता सकते हैं। क्या पता यूपी में क्या हुआ। यूपी और इन सब के लिए तो हर कोई ही ये सब आवाज़ उठा ही रहा है कि कुछ गड़बड़ी तो है। ये तो लगातार ये आवाज़ें उठती रही हैं। ये देखिए, जो पूंजीवादी दल हैं वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी कल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वास्तव में ये जनता के बीच में इसको एक आंदोलन के तौर पे क्रांतिकारी ताकतों को ये बात को ले जाना पड़ेगा कि ये कम से कम जो नौटंकी भी होती है चुनावों की, उस नौटंकी के मातहत भी चुनाव जो हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से किए जाएं। क्यों नहीं करते हैं भाई? आप किसी भी यूरोप के देश में देखो, हमसे तो हर लेवल में आ गई हैं। आप डेवलपमेंट का मामला देखो, सब कुछ देखो। क्या कारण है कि सब जगह से ईवीएम हटा के बैलेट पेपर्स पे वापसी हुई है? 80 और 20 का मामला हो गया। 80 और 20 का अच्छा। अब ये तो देखिए, ये तो जो हिंदुत्व फांसीवादी राजनीति है, वो राजनीति तो इस तरीके का ध्रुवीकरण पैदा करती है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि सारे हिंदू जो हैं जाकर बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। और बीजेपी इतनी ही हिंदुओं की पैरोकार है तो क्यों नहीं वो सारे हिंदुओं को ही रोजगार दे देती है ना? जो ऑब्वियसली हिंदुस्तान में हिंदुओं की मेजॉरिटी है। आप देखेंगे मेजॉरिटी होने के बावजूद आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की है, आपको बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं में मिलेंगे। आप जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे थे यूपी में, आप उनका भी रिलीजियस प्रोफाइल अगर देखेंगे तो उसमें भी हिंदू होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू हिंदुत्ववादी राजनीति या फांसीवादी राजनीति के समर्थक हैं। ये तो एक पूरा, देखिए, फांसीवादी राजनीति काम ही ऐसा करती है कि एक अन्य की फिगर खड़ी करती है, एक अन्य, एक अदर क्रिएट किया जाता है जो हिंदुस्तान में मुसलमान आराम से बन सकते हैं। उसके खिलाफ आप लोगों का, आप एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ आप दूसरे धर्म के लोगों की लामबंदी करने की कोशिश करते हैं। वो लामबंदी नहीं हो पाती है। ये राम राज्य कहने के लिए राम राज्य, कौन सा राम राज्य, किसके लिए राम राज्य? चाहे वो हिंदू मजदूर हो, मुसलमान मजदूर हो, किसी धर्म का ही मजदूर क्यों ना हो, या किसी जात का मजदूर क्यों ना हो, राम राज्य में वो अपने पेट पे पट्टी बांध के ही काम करेगा, है ना? उसके ऊपर ही उसका फैक्ट्री मालिक डंडा करेगा। और टाटा बिरला अंबानी से लेकर जो तमाम यहाँ के तमाम जो पूंजीपति हैं, जो चाहे वो छोटे मझोले बड़े हो, ये भाजपा आज मुख्य तौर पे कॉरपोरेट पूंजी, बड़ी पूंजी की हिमायती है और ये उसी के शासन को लागू करने का काम कर रही है। लेकिन बाकी चुनावबाज दल भी जो हैं वो बाकी पूंजीपति वर्गों के, जैसे भी आपने कहा कि वोटबंदी, आप ये जो आपका मुहिम चला रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोटबंदी का, तो वोटबंदी कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? जब एक तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही आगे निकल रही तमाम। नहीं, उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास तो मतलब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनके प्रचार पे भाया जाता है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भले ही कम हों, लेकिन हम दिल्ली में, क्योंकि एक सच्चाई भी तो है ना, आप प्रचार के माध्यम से, एक टाइम पे तो जब वाजपेयी थे तो इंडिया शाइनिंग, भारत उदय, हार क्यों गए? अगर भारत वास्तव में उदय हो रहा था तो जीत जाते। और ये भी जिस तरीके का दौर अभी हम देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा कर दी कि 2024 में, तो जाहिर तौर पे उन्होंने कोई बड़ा दंगा होगा, बड़े कत्लेआम होंगे, इसकी ये तैयारी कर रहे हैं। ध्रुवीकरण करने के लिए वो होगा ही होगा। ईवीएम इनके साथ है। टाटा बिरला अंबानी अडानी की पूंजीपतियों का पूरा वर्ग इनके पीछे खड़ा है, जो इनके पीछे पैसा बाहर है। ये सब कुछ हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के पीछे भी तो यहाँ का छोटा मझोला पूंजीपति वर्ग है। यहाँ के तमाम दल्ले, यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर, व्यापारी, ये सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। इनको कोई कम फंडिंग हो रही है
पंजाब में इनको ज़बरदस्त फंडिंग हुई है, पंजाब में इन्होंने पूरा मीडिया खरीद रखा ये था। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आगे का क्या मुहिम होगा, कैसे आगे की लड़ाई लड़ेंगे? मैंने आपको बता दिया, अभी तो फिलहाल हम लोग जो अपना बहिष्कार अभियान है वो चलाएंगे, बाकी जल्दी ही फिर से हम लोग अपने आंदोलन को तेज करेंगे, हड़ताल फिर से शुरू करेंगे।